एसिड रिफ्लक्स का मतलब है कि जो एसिड है वो पीछे की तरफ आ रहा है। तो एसिड हमारी बॉडी में सबके बनता है और इसका जो ये हमारा स्टमक होता है उसके अंदर ये एसिड बनता है और इस एसिड का काम ये होता है कि जो हम खाना खाते हैं उस खाने को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो अगर ये एसिड अपनी जगह से निकल के पीछे की तरफ आए या रिफ्लक्स करे, इस बीमारी को एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। नॉर्मली हमारे फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक वाल्व होती है। तो जैसे गाड़ी के टायर में एक वाल्व होती है कि जब हम हवा गाड़ी के टायर में डालते हैं तो वो टायर में अंदर जाती है, आराम से बाहर की तरफ नहीं आती है। उसी तरह से जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना हमारे फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक में चला जाता है, पर इस वाल्व की वजह से ये पीछे की तरफ नहीं आता है। तो अगर किसी वजह से ये वाल्व लूज हो जाए, ढीली हो जाए, तो चीजें पीछे की तरफ आनी शुरू हो जाती है और इसको हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण इस बीमारी का, एसिड रिफ्लक्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण आजकल के दौर में जो देखा जाता है, वो मोटापा या ओबेसिटी है। हमारा एसिड रिफ्लक्स का सबसे कॉमन सिम्पटम जो है वो हार्ट बर्न है, कि हमने खाना खाया और छाती में जलन महसूस हुई, इसको हम हार्ट बर्न कहते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन सिम्पटम है एसिड रिफ्लक्स का। पर एसिड रिफ्लक्स जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत डिफरेंट तरह के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकती है। तो कुछ पेशेंट्स के अंदर छाती में जलन होती है, छाती में भारीपन होता है, शोल्डर में पेन होता है, बैक में पेन होता है। तो जो मरीज होता है शुरुआत में वो घबरा जाता है, उसको ऐसा लगता है कि कहीं उनको उसको हार्ट की कोई तकलीफ तो नहीं हो गई, कहीं उसको हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले वो मोस्ट ऑफन एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाता है डरता हुआ कि हार्ट का रोग हो गया। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो यूजुअली एक ईसीजी करते हैं, एक एको करते हैं और इन सब टेस्ट के बाद कहते हैं कि आपको हार्ट की कोई तकलीफ नहीं है। कई बार एसिड लोगों के गले तक आना शुरू हो जाता है। तो जब गले तक चीज आती है तो कई लोगों को बार बार थ्रोट इन्फेक्शन होता है, गले में भारीपन होता है, कईयों की आवाज में बदलाव आ जाता है, कईयों का मुंह का स्वाद खराब रहना शुरू हो जाता है, कई लोगों के दांत खराब हो जाते हैं, कई लोगों के मुंह में अल्सर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इन सिम्टम्स को लेके वो कभी कभी ईएनटी डॉक्टर के पास चले जाते हैं या डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं और ईएनटी डॉक्टर और डेंटिस्ट एग्जामिन करते हैं और कहते हैं कि नहीं, आपको हमारी तरफ से भी कोई तकलीफ नहीं है। कई लोग कहते हैं कि उनको गैस सर पे चढ़ रही है, उनको हेडेक्स होते हैं। तो जो हेडेक है वो भी एक सिम्पटम है एसिड रिफ्लक्स का। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, वो लंबे लंबे सांस भरते हैं, उनको लगता है कि जैसे कुछ अंदर एक थोड़ी सी गुंजाइश रहेगी कि पूरी तरह हम एयर अंदर नहीं ले पा रहे हैं। तो ये भी एक एसिड रिफ्लक्स का सिम्टम हो सकता है। मोस्ट ऑफन जो ये सिम्टम्स होते हैं वो रात के टाइम पर होते हैं। तो मरीज या तो उसको रात को सोने में तकलीफ होती है, उसको घबराहट महसूस होती है, या वो रात को सोता है और फिर एकदम घबरा के उठ के बैठ जाता है। तो अमूमन रात को ये सिम्पटम ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि दिन के टाइम पर तो हम एटलीस्ट इरेक्ट होते हैं। अगर हमारा वाल्व ढीला है तो एटलीस्ट ग्रेविटी है जो एसिड को नीचे की तरफ पुश करके रख रही है। बट अगर हमारा वाल्व ढीला है और अगर हम लेट जाएं तो हमारा फूड पाइप और स्टमक एक ही लेवल पर आ जाता है और फ्री रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है। जिस इंसान को एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली बहुत परेशान होता है। वो काफ़ी सारे डॉक्टर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बहुत अलग-अलग तरह के सिम्पटम्स के साथ प्रेज़ेंट करता है, तो काफ़ी बार मरीज़ को एक प्रॉपर डायग्नोसिस ही नहीं मिलती है। वो कभी हार्ट के डॉक्टर के पास जाता है, वो कभी लंग के डॉक्टर के पास जाता है, ईएनटी के पास जाता है, डेंटिस्ट के पास जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है और ठीक से डायग्नोसिस नहीं होती है, इलाज नहीं होता है। तो कभी-कभी वो इतना परेशान हो जाता है और उसके जो परिवार के सदस्य हैं, वो भी ये सोचने लगते हैं कि ये कहीं इसके कोई माइंड में प्रॉब्लम हो गई है, उसको कुछ स्ट्रेस डिसऑर्डर है, उसको कोई एंग्जायटी डिसऑर्डर है। काफ़ी बार इवन डॉक्टर्स पेशेंट्स को एंग्जायटी के लिए मेडिसिन्स दे देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी डायग्नोसिस जो है बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लंबे अरसे तक इसकी डायग्नोसिस नहीं होती है, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस आने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकती है? तो कई बार जब एसिड ऊपर की तरफ जाता है तो फूड पाइप में ज़ख्म बनते हैं। अब ये ज़ख्म कभी-कभी ब्लीडिंग भी कर सकते हैं, कई बार पेशेंट्स ब्लड की वॉमिटिंग के साथ हमारे पास फर्स्ट टाइम प्रेज़ेंट करते हैं। कई बार इन ज़ख्मों की वजह से फूड पाइप में सिकुड़न हो जाती है, तो लोगों को कई बार खाना अटकना शुरू हो जाता है, खाना वो ठीक से नहीं खा पाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट,
जब ये बार-बार एसिड की वजह से फूड पाइप में इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये इन्फ्लेमेशन रिपीटेड इन्फ्लेमेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स इंक्रीज़ करती है फूड पाइप के कैंसर का रिस्क इन पेशेंट। हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन जो डॉक्टर है उसको एक स्पेशलिस्ट से सबसे पहले आपको मिलना है कि अगर आपको जैसे मैंने आपको सिम्पटम्स बताएँ, अगर इस प्रकार के सिम्पटम्स हैं तो जो स्पेशलिस्ट है वो या तो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है या एक गैस्ट्रो सर्जन। तो इस स्पेशलिस्ट के पास आपको जाके मुलाकात करनी है और जो यूजुअली फर्स्ट टेस्ट होता है वो एक अपर जीआई एंडोस्कोपी होती है। तो एंडोस्कोपी एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर एक छोटा-सा कैमरा एक पाइप के ऊपर लगाया फिटेड होता है और इसको हम मुँह के ज़रिए डालते हैं, जिससे कि हम आपके पूरे फूड पाइप को, जो निचला एक वाल्व है उसको और आपके पूरे स्टमक को हम विजुअलाइज़ कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि आपको एसिड रिफ्लक्स है कि नहीं है। कभी-कभी कुछ मरीज़ होते हैं जो एंडोस्कोपी से थोड़ा-सा डरते हैं, तो उनके लिए कभी-कभी हम बेरियम स्वॉलो का टेस्ट भी करते हैं। और डायग्नोसिस बनाने के लिए कभी-कभी हम कुछ और स्पेशलाइज़्ड टेस्ट भी करते हैं जैसे कि इसोफेजियल पीएच मेट्री और इसोफेजियल मैनोमेट्री। यूजुअली इलाज हम मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ़न ये जो सिम्पटम्स होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। हम सही से अगर एक डायग्नोसिस बनाते हैं, हम सही मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो इसमें ठीक हो जाते हैं। बट कभी-कभी जो वाल्व है वो इतना ढीला होता है या कभी-कभी एक एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं हाइटिस हर्निया। तो जिन मरीज़ों के अंदर ये हाइटिस हर्निया की बीमारी है या जिन मरीज़ों के अंदर वाल्व बहुत ज़्यादा ढीला है, उन मरीज़ों के अंदर कभी-कभी हमें सर्जरी करने की ज़रूरत भी पड़ती है। जो सर्जरी होती है यूजुअली मरीज़ जो हैं वो डर जाते हैं कि अरे! सर्जरी है। तो ये जो सर्जरी है ये एक सिंपल सर्जरी होती है, एक लैप्रोस्कोपिक टेक्नीक से करी जाती है और यूजुअली जब हम इस ऑपरेशन को करते हैं तो हमें आधा पौना घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है और मरीज़ की जो रिकवरी होती है वो बहुत फ़ास्ट हो जाती है। हम यूजुअली पेशेंट्स को जिस दिन हमें सर्जरी करनी है उसी दिन एडमिट करते हैं, नेक्स्ट डे हम पेशेंट को घर भी भेज देते हैं और इमीडिएटली पेशेंट को जो एसिड रिफ्लक्स के सिम्पटम्स हैं, उससे आराम मिल जाता है। पर हमेशा जब भी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट से करते हैं और उन लोगों के अंदर जिनके अंदर या तो मेडिसिन से अच्छे से आराम नहीं आ रहा है या वाल्व बहुत ज़्यादा ढीला है या एक हाइटिस हर्निया की बीमारी है, उसके अंदर हम इसका इलाज सर्जरी से करते हैं। तो जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है स्पेशली अगर हम एसिड रिफ्लक्स की बात करें, तो हमको अपने खान-पीन में चाय, कॉफ़ी का सेवन कम करना चाहिए। कई लोग होते हैं वो चाय के बिना रह ही नहीं सकते, उनकी दिन की शुरुआत ही चाय से होती है। तो चाय, कॉफ़ी, मिर्ची वाली चीज़ें, खटास वाली चीज़ें जैसे कि नींबू पानी, आँवला, अचार, मौसमी, तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। चॉकलेट्स जो है वो एसिड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है, चॉकलेट्स कम लेनी चाहिए और अल्कोहल और स्मोकिंग इनको भी जितना कम कर सकें उसको करना चाहिए। हेल्दी हैबिट्स में अगर हम अपनी लाइफ़ में एक्सरसाइज़ करें, तो ये हेल्प करती है, वेट लॉस करें तो ये हेल्प करता है और एक स्ट्रेस फ्री माइंड और गुड स्लीप ये चीज़ें भी जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट एक अहम रोल प्ले करती हैं एसिड रिफ्लक्स को कम करने के लिए। प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वज़न को कंट्रोल में रखें। खाने के अंदर भी आप खाना बहुत हेवी फी मील्स ना लें। तो जो आप डाइट लेते हैं हम काफ़ी बार ओवरबोर्ड चले जाते हैं कि हमारी भूख जितनी होती है उससे भी हम ज़्यादा चले जाते हैं। तो अगर अपने पेट को थोड़ा-सा खाली रखें, थोड़ी-सी गुंजाइश रखें कि पूरा एकदम पेट को ना भरें। रात के समय थोड़े से ढीले कपड़े पहनें। जिन लोगों को थोड़े से सिम्पटम्स हो रहे हैं तो थोड़ा-सा हेड एंड एलिवेशन कर सकते हैं, 2 तकिए लेके सो सकते हैं। तो इससे थोड़ा-सा चीज़ों में फ़ायदा होगा।